बिहार टॉपर सीरीज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हम लोग इस चैनल पे बिहार टॉपर सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम आपके लिए सभी विषय के महत्वपूर्ण गेस प्रश्न लेकर आ रहे हैं, वैसे प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में ज्यादा है। अर्थात कि जो प्रश्न यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिसकी संभावना है कि इस साल सीधे सीधे पेपर में यही प्रश्न आएगा, सिर्फ सभी विषय के उन्हीं प्रश्नों की चर्चा हम लोग इस बिहार टॉपर सीरीज में कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग सभी विषय का लगातार मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं। तो आज एक सोशल साइंस के शानदार मॉडल पेपर जो आपके लिए तैयार किया गया है, जिसमें उन्हीं प्रश्नों का समावेशन किया गया है जो इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस सोशल साइंस के मॉडल पेपर को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। तो इस सीरीज में आपके लिए काफी क्लासेज हो चुका है। अगर कोई भी क्लास आपको छूटा है तो क्या करना है, आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और वहां से जाकर आप सभी विषय की क्लासेस देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अगर बिहार टॉपर सीरीज के सभी वीडियो को देखकर आप नोट्स बनाकर याद करके जाते हैं तो किसी भी विषय में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए सोशल साइंस के शानदार मॉडल पेपर को बिहार टॉपर सीरीज में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है 2023 का न्यू मॉडल पेपर यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे इंस्ट्रक्शन है कि किसमें आपका सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए सीधे हम लोग चलते हैं खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 का उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना है। आपका ओएमआर शीट वर्तमान में कमेंट बॉक्स है, आप कभी भी क्लास को देखें तो एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि 1 का कौन सही है, ए बी सी डी जो भी हो, 2 का कौन सही है। अगर कोई भी आंसर आपका गलत होता है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, उसको याद कर लेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अंतिम समय में हम लोग अंतिम गेस पेपर की चर्चा कर रहे हैं बिहार टॉपर सीरीज में। कोई भी क्लास आपको नहीं छोड़ना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। क्लास खत्म होगा, जाकर वहां से शानदार शानदार क्लास आपके सभी विषय का अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सभी विद्यार्थीगण इसका बिल्कुल सही से आंसर देने का प्रयास करेंगे। कभी भी आप क्लास को देखें मन में आंसर जरूर सोचिएगा, और नहीं अगर आपका आंसर गलत होता है तो याद कर लेंगे जो मैं सही आंसर बताऊंगा। तो चलिए, और अंत में बताना है कि आज हम लोग पूरा 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त करेंगे, तो 80 में से आपने कुल कितना प्रश्न सही सही किया। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है सर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है। काफी शानदार प्रश्न आ गया, एग्जाम के लेवल के प्रश्न है, सभी प्रश्न याद करके जाइएगा, काफी प्रश्न सीधे सीधे टकराएगा। पहला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है। ऑप्शंस आपके सामने है कि सर मध्य प्रदेश की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, गुजरात। देखते हैं कितने विद्यार्थीगण इसका सही से आंसर कमेंट करते हैं। देख रहा हूं काफी विद्यार्थी बिल्कुल सही से, तूफान लाल विद्यार्थी तूफान मचाते हुए आंसर कमेंट कर दिया कि गुरुजी बिहार। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू का आप नाम सुने होंगे, जो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। इनका जन्म आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 3 दिसंबर 1884, 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। यहां पे ध्यान से समझिएगा, कहां हुआ था सर, तो उस समय सारण था, लेकिन यही सारण अब हो चुका है सिवान। तो वर्तमान सिवान, लेकिन उस समय के सारण प्रांत में बिहार के, लेकिन वर्तमान में सिवान में के जीरादेई, आप नाम सुने होंगे, जीरादेई ग्राम में हुआ था। तो याद रखेंगे सर, इसका सही आंसर है ऑप्शन भी। पूरा मैं डिटेल में आपको समझा दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को वर्तमान में, उस समय जो था सारण, वर्तमान में सिवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था, और ये हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है भारत में पहली देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। जल्दी से सही आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहे भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 100% गेस पेपर की चर्चा कर रहे हैं, जो इस साल के लिए संभावित प्रश्न है। तो ये प्रश्न अगर आप याद करके जाएंगे एग्जाम में, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। ऑप्शन है कलकत्ता में, कि दिल्ली में, कि मुंबई में, कि कानपुर में। तो जो भी हमारे तूफानी लाल चेला बता रहे हैं कि इसका सही आंसर है सर ऑप्शन ए कलकत्ता। आपका चला आंसर बिल्कुल 100% राइट है। भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था सर, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। 1917 में, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछता है कि पहली जूट मिल कब स्थापित हुआ, तो 1917 में। कहां स्थापित हुआ, कलकत्ता में। किसने स्थापित किया, तो एक मरवाड़ी व्यवसायी था, मरवाड़ी व्यवसायी, जिसका नाम क्या था, हुकुम चंद। क्या नाम था, हुकुम चंद। इसने ही स्थापित किया। फिर से मेरे साथ दोहरा कर रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्लास में याद हो जाएगा कि भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता में 1917 में एक मरवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद
चंद के द्वारा स्थापित किया गया। काफी विस्तार से हम लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ऑप्शंस चला आपके स्क्रीन पे है, सभी विद्यार्थीगण इसका सही सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। देखते हैं कितने हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी तूफान मचाते हुए इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको क्या करना है, सिंपल सा कमेंट बॉक्स में 3 नंबर टाइप करना है और ए बी सी डी जो भी आपको सही लगे लिखकर कमेंट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। गलत होता है कोई चिंता लेने की बात नहीं है, अभी पर्याप्त में मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद कर लेंगे। चलिए सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, काफी विद्यार्थी अभी दूसरे नंबर का आंसर दे रहे हैं। हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था सर, तो जो भी विद्यार्थी इसका कमेंट कर दिए हैं कि गुरुजी इसका सही आंसर है ऑप्शन ने 1990 के दशक में, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं सर, चौथा नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। काफी वीवीआई प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से आंसर दीजिए कि निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ऑप्शन ए आपके सामने है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है जिला पंचायत, सी है पंचायत समिति, डी है नगर पालिका। कौन सही होगा, जल्दी से आपको एबीसीडी आंसर कमेंट करना है। और इस सीरीज में मैं आपको मैथ का भी पर्याप्त क्लास दिया हूं, साइंस का भी, फिर आपके हर एक विषय का क्लास चल रहा है। अभी सोशल साइंस का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कोई भी पीछे के क्लास अगर आप छोड़े होंगे तो आपको एग्जाम में काफी कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग 100% गेस पेपर की चर्चा कर रहे हैं जिनकी संभावना सबसे ज्यादा इस साल पूछे जाने की। तो इसीलिए मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूं बिहार टॉपर सीरीज के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस सभी क्लास को बार बार देखकर याद कर जाइएगा। चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न पे। क्या प्रश्न कहा कि निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी कमेंट किए सर सी ऑप्शन, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का आपका पंचायत समिति। आप जानते हैं भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किया गया है बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे। पहला पे होता है ग्राम पंचायत, पहला पे क्या है ग्राम पंचायत, दूसरा नंबर पे क्या होता है तो पंचायत समिति, तीसरा पे क्या होता है जिला परिषद। तो इसका सही आंसर दूसरे पे पूछा था तो क्या है बीच में पंचायत समिति। तो याद रखेंगे क्लियर कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में बलवंत राय मेहता समिति का अनुशंसा पे लागू किया गया, जो त्रिस्तरीय है। पहले स्तर पे है ग्राम पंचायत, द्वितीय स्तर पे है पंचायत समिति, तृतीय स्तर पे है जिला परिषद। इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कि 5 वर्षीय। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप समझ चुके हैं और इतना डिटेल में बता दे रहा हूं, इसके आसपास भी प्रश्न आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है सर कि इतिहास से है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। जल्दी से आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन है आपके सामने फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपको क्या लग रहा है आंसर दीजिए। नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, रट लीजिएगा यहीं पे कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जो भी हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी तूफान मचाते हुए कह रहे हैं कि गुरुजी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कुछ और डिटेल में समझ लें तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था तो सेडोन का नाम आप सुने होंगे, सेडोन का जो युद्ध हुआ था तो सेडोन का नाम, और उसके बाद फ्रांसीसी का नाम आप सुने। सेडोन का युद्ध ये भी प्रश्न पूछता है कि सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था तो सेडोन देश और फ्रांस के बीच, अर्थात कि फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। ये भी प्रश्न पूछा है कि कौन देश हारा था तो फ्रांस हार चुका था। और उसके बाद आपका सेडोन के युद्ध की समाप्ति के बाद यही फ्रैंकफर्ट की संधि होता है 10 मई 1871 को। तो क्लियर समझेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि सेडोन के युद्ध के दौरान हुआ था। सेडोन और फ्रांसीसी में युद्ध हो रहा था और ये फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न की। कह रहा है बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना सीटें आरक्षित है। सीधे सीधे एससी बीटीसी से प्रश्न है, जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर। इसलिए मैं बोल रहा हूं एग्जाम के लेवल का प्रश्न सेट किया गया है। नहीं मालूम है चिंता लेने की कोई बात नहीं, इसलिए आपके लिए क्लासेस कंडक्ट हो रहा है, इसको याद करते चलिए, एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। कह रहा है बिहार में पंचायती राज महिलाओं के लिए
कितना सीटें आरक्षित है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं सर ऑप्शन नहीं इसका सही आंसर है, बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न था, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। 50% सीट आरक्षित है बिहार के पंचायती राज में महिलाओं के लिए। अब आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे भी मैं बता दूं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था, आप बताइए। बिहार पंचायती राज अधिनियम तो कहिएगा सर 2006 में। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया और 50% आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। तो क्लियर समझना है, पंचायती राज अधिनियम बिहार में 2006 में लागू करके और महिलाओं को आरक्षण 50% दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न, काफी शानदार नया प्रश्न है। कह रहा है निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है ए बी सी डी, कौन सा सही है? सही सही आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो चिंता की कोई बात नहीं है, याद रखेंगे ऑप्शन ए वेटलैंड बोलते हैं निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को। 8 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? देखिए काफी शानदार प्रश्न है। वास्तुकार जर्मनी के एकीकरण का कौन था? मेजनी की, गैरीबाल्डी की, लेनिन की, बिस्मार्क। काफी शानदार प्रश्न पूछ लिया। आप जानते हैं कि के एकीकरण में बिस्मार्क, लेनिन, गैरीबाल्डी, मेजनी सबकी योगदान आप पढ़ते हैं, लेकिन प्रमुख इसका वास्तुकार किसे कहा गया है, कौन था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 8 नंबर प्रश्न का देखिए जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख पूछा है तो यहाँ पे बिस्मार्क हो जाएगा। वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था, याद रखेंगे। ऑप्शन डी 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कर देना है आपको। एग्जाम में याद करके जाइएगा, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन पतन जो है किस राज्य में स्थित है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने तूफानी लाल विद्यार्थी तूफान मचाते हुए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर सबसे पहले कमेंट कर पाते हैं। तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है सर? तो काफी विद्यार्थियों का आ चुका है आंसर, तमिलनाडु। बिल्कुल आपको फास्ट आंसर कमेंट करना है। मैथ का क्लास रहता है तो मैं पूरा आपको डिटेल समझाता हूं। इसमें क्या है कि सीधे सीधे प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, अगर आंसर मालूम है तो ABCD जो भी आपको लग रहा है सही है उसको कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तो जो मैं सही आंसर बता दिया उसे याद कर लीजिए। बस सोशल साइंस में यही तरीका है। कह रहा है तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है सर? तो तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में, दक्षिण तमिलनाडु में है। कहां है? दक्षिण तमिलनाडु में। और इसी का नाम बदला गया था 19 फरवरी 2011 को। लेकिन याद रखेंगे कि दक्षिण तमिलनाडु में तूतीकोरिन पतन मन्नार की खाड़ी में। कहां है? मन्नार की खाड़ी। ये भी प्रश्न पूछेगा तो ये भी याद रखेंगे कि दक्षिण तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। कह रहा है आपसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता? ध्यान से देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग जो है किस शहर को नहीं जोड़ता, प्रश्न ए पूछा है। इसे 10 नंबर प्रश्न का कमेंट में लिखिए 10 और सही आंसर कमेंट कर दीजिए। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा सभी विद्यार्थी बताएंगे, नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी गुवाहाटी। अंत तक बने रहिए, शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा आपको आज के क्लास में। यहां से खूब प्रश्न सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। तो अंत तक बने रहिए और अंत में आपको बताना है कि 80 में से आपने कुल कितना प्रश्न का सही सही जवाब दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर 11 नंबर प्रश्न। करे गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? काफी शानदार प्रश्न है। ऑप्शन से आपके चंपारण में, यहाँ पे क्या है चंपारण आधा मोह है, यहाँ पे खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, कहिएगा सर ऑप्शन है। बिल्कुल सही है, 11 का हो जाएगा ऑप्शन है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग सर चंपारण में किया था। काफी शानदार, 11 का हो जाएगा ऑप्शन है। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी अभी 10 पे। देखिए जल्दी जल्दी कमेंट में कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे आपको आंसर देना है प्रश्न पढ़ पढ़ के, क्योंकि एग्जाम में अब काफी कम समय है। और टॉपर बनने का एक ही सीक्रेट है जो मैं आपको हर क्लास में सिखाता हूं कि टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए पढ़िएगा तभी आप टॉपर बन सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहिए। 11 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि हम लोग 80 प्रश्न की पूरा चर्चा कर पाए आज ही के क्लास में। कह रहा है चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? चंपारण में। आप जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, उनके आग्रह पर गांधी जी आए थे चंपारण, और यहाँ पे नीलों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा नीलों पे, जिसमें 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था, 3/20 भाग पे आपका खेती करना अनिवार्य था, उसी के विरुद्ध एक चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके 12 नंबर प्रश्न। कह रहे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ था? आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन
कब और कहां हुआ था? ऑप्शंस आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो चुका है। फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। ऑप्शंस चारों आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन पूछा है तो इसका सही आंसर कर देंगे सर देखते देखते ऑप्शन सी एग्जाम में लखनऊ 1936 में। रट जाइए, लखनऊ 1936 अखिल भारतीय किसान सभा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? देखिए कितना एग्जाम के लेवल के प्रश्न, इसलिए मैं बोल रहा हूं अंत तक बने रहिए। इतना प्रश्न रट जाइएगा, यहां से काफी प्रश्न टकराएगा एग्जाम में, सीधे सीधे कोई ऑप्शन चेंज नहीं होगा। देख रहे हैं एग्जाम के लेवल का प्रश्न है। जल्दी से बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फुल एनर्जी के साथ सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? तो अजीम उस शाह, बिल्कुल सही, अजीम उस शाह ने किया था अपने नाम पे अजीमाबाद इसका नाम। तो ऑप्शन डी 13 का सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। बउआ टाइप प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। किसी भी विद्यार्थी का किसी भी हाल में इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा है नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही से आंसर दे पाते हैं। नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो भी चला कह रहे हैं कि गुरुजी ऑप्शन सी कंबोडिया के, आपका आंसर बिल्कुल 100% राइट है। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित किया गया? न्यूनतम मजदूरी कानून भारत में किस वर्ष पारित किया गया? प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है। तो सर याद रखेंगे 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 15 का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? सोचिए प्रश्न कई बार रिपीट किया है 16 नंबर प्रश्न। मैं शुरू में ही बोल दिया कि 100% गेस पेपर वैसे प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जाने की संभावना सीधे सीधे इस साल की परीक्षा में सबसे ज्यादा है। तो याद रखेंगे यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो काफी विद्यार्थी 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कमेंट कर दिए सी यूनान। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, रट जाइए यूनान। जिनको भी नहीं मालूम है चिंता की कोई बात नहीं, इतना प्रश्न में बार बार रटते चलिए तो एग्जाम में भी काफी कम समय बचा, इतना प्रश्न आप रट लेंगे आपका काम चल जाएगा। 17 नंबर प्रश्न। कह रहे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण। आप जानते हैं पुनर्जागरण के फलस्वरूप राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 18 नंबर प्रश्न। मेटरनिख कौन था? बउआ टाइप प्रश्न है, 10th का छोटा बउआ भी सही आंसर बताएगा। मेटरनिख कौन था? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। मेटरनिख कौन था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जल्दी से ए बी सी डी जो भी आपको सही लग रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कह रहा है ऑस्ट्रिया का चांसलर था कि फ्रांस का सम्राट था कि रूस का जार था कि फ्रांस का चांसलर? जार तो जार का अर्थ आप समझ रहे हैं, जार का मतलब क्या होता है? रूस का सम्राट। तो इसका भी मतलब सम्राट ही। वही भी प्रश्न पूछता है कि जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। तो मेटरनिख कौन था सर? काफी विद्यार्थी हमारे कमेंट कर दिए ऑप्शन ए। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। कह रहे महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? अगर आपका ध्यान क्लास में होगा, अगर आप सिर्फ प्रश्न पढ़ने उत्तर दे रहे हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं ऊपर आपको बता दिया था कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताते हुए कि किसने जो है इस चारों ऑप्शन में से आप देख पा रहे हैं कि किसने आपको महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से बताइए चारों में से कौन सही आंसर होगा 19 नंबर प्रश्न का। तो काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं सही आंसर कमेंट करना शुरू कर दिए। 19 नंबर लिख कर कमेंट कीजिए कि हमें पता चले कि आप 19 नंबर का आंसर दे रहे हैं। 19 लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्या सही है जल्दी से बताइए। जिनका भी ध्यान है क्लास में वो तो आंसर कमेंट कर दिए कि ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने ही निमंत्रण दिया था। आगे बढ़ते हैं सर 20 नंबर प्रश्न। कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बीटीसी एससीईआरटी के इतिहास के बुक का। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था गुरुजी? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 1916 में सभी विद्यार्थी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो रट लेंगे 1916 ऑप्शन ए। यही जिसे आप समझते हैं इसे एक और नाम से जानते हैं लीग कांग्रेस समझौता, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में हुआ था लीग कांग्रेस समझौता, इसे हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे।
करेंगे। 21 नंबर प्रश्न करे भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? जल्दी से बताएंगे कि भारत का डाक विभाग जो है वो कितने जोन में विभाजित है, 8 की 7 की 6 की 5। डाक विभाग को कितने जोन में बांटा गया है, ज्योग्राफी से प्रश्न है। नहीं मालूम है, चिंता की कोई बात नहीं है, रट जाइए। आज से अब नहीं कहिएगा कि नहीं मालूम है, आज के बाद कभी प्रश्न आएगा सीधे सीधे आपको ऑप्शन ए 8 कमेंट कर देना है। रट जाइए मेरे साथ दोहराकर कि भारत का डाक विभाग 8 जोन में विभाजित है। 22 नंबर प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी। इसका सही आंसर क्या होगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो याद रखेंगे 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। काफी शानदार, ऑप्शन सी 61.8%। आगे बढ़ते हैं सर 23 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? सोचिए कितना बोर्ड लेवल एग्जाम लेवल प्रश्न है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। जल्दी से आंसर देने का सही से प्रयास कीजिए सभी विद्यार्थी। ऑप्शंस आपके सामने मैं शो करा दिया हूं, मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे, बिहार रेल सेवा। कौन बिहार की पहली रेल लाइन कौन था, इसमें से यही बताना है। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ईस्ट इंडिया रेलवे। और जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट किए हैं आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेल लाइन थी। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर 24 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है, बिल्कुल 100% गेस प्रश्न। कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? सीधे सीधे प्रश्न आएगा एग्जाम में, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी भागलपुर में, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर रट जाएंगे। 25 नंबर है बिहार की राजधानी, तो बउआ टाइप प्रश्न है, छोटा बउआ भी सही आंसर देगा। आप तो 10th के विद्यार्थी हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए एक साथ कि 25 नंबर का सही आंसर क्या है। ABCD जो भी है ऐसे 25 लिखिए और उसके आगे ऑप्शन लिख के कमेंट करेंगे और अंत तक बने रहिए। 80 तक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा, यहां से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे और लास्ट में आपको बताना है कि 80 में से आपने कुल कितना प्रश्न का जवाब दिया सही। वह टाइप प्रश्न था। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी भर दिए हैं। आप सभी का तैयारी बिल्कुल शानदार है, पटना। आगे बढ़ते हैं, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 26 नंबर प्रश्न का सर सही आंसर है किसानों पर, बिल्कुल सही। तिनकठिया प्रणाली उसी के लेकर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, अर्थात कि आपके 3/20 भाग खेत के जो भी हुए उस पर आपको तिनकठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करना पड़ता था। तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों पर। 27 नंबर प्रश्न, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी ऑप्शन पढ़ेंगे और तूफान मचाते हुए तूफान लाल की तरह आपको आंसर कमेंट कर देना है कि इसमें किसका नाम आप चिपको आंदोलन में पढ़े हैं। यही प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ध्यान से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप कमेंट कर देंगे ऑप्शन सी। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ 27 नंबर प्रश्न तक सही सही आंसर देते आ रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं चिपको आंदोलन पेड़ की कटाई से संबंधित था, लोग चिपक जाते थे पेड़ की कटाई में, जो उत्तराखंड के टहवाल जिले से संचालित किया जा रहा था। उसमें सुंदरलाल बहुगुणा को इसका प्रणेता माना जाता है। 28 नंबर प्रश्न, सुंदरबन किस राज्य में है? सीधे सीधे सभी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुंदरबन किस राज्य में है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। जल्दी से, ये सोशल साइंस है, इसमें कोई भी आपको समय नहीं लेना है। जो भी आपको आंसर मालूम है ABCD कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तो मैं इसीलिए सही आंसर बता रहा हूं, याद करेंगे। सुंदरबन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। काफी शानदार, ऑप्शन ने काफी विद्यार्थी आंसर कमेंट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न तक आपको बने रहना है और बताना है कि कितना प्रश्न सही हुआ, और इतना रट लेंगे एग्जाम में कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इससे। करा इनमें कौन लोहा का अयस्क है? देखिए कितना VVI प्रश्न है, इसमें कौन लोहा का अयस्क है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन से आपके कि लिग्नाइट है, कि बॉक्साइट है, कि हेमाटाइट है, कि पाइराइट है। अयस्क आप जानते हैं हेमाटाइट है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का ना होता है, तो ऑप्शन सी 29 का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, देखिए सारा VVI प्रश्न इस मॉडल पेपर में मिल जा रहा है आपको। सबसे घटिया कोयला, सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट, बिटुमन, लिग्नाइट, पीट। जल्दी से बताएंगे, ये तो सिर्फ आसान प्रश्न है लेकिन काफी VVI प्रश्न है, हर इस साल के लिए और हर एक साल के लिए। जल्दी से बताइए सबसे घटिया किस्म का कोयला, तो कोयला के सभी प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, लेकिन सबसे घटिया किस्म का होता है आपका पीट। तो ऑप्शन डी
ही सही आंसर हो जाएगा। और सबसे अच्छा पूछेगा तो एंथ्रासाइट। दोनों प्रश्न याद रखिएगा। ये सभी चारों प्रकार कोयला के प्रकार है, लेकिन सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है और सबसे घटिया सबसे खराब पीट है, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर 31 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कितना शानदार प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने, कोयला की चूना पत्थर की पेट्रोलियम की यूरेनियम। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा कि किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। नहीं मालूम था, कोई चिंता की बात नहीं, याद रखेंगे पेट्रोलियम सही आंसर कर देना है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहां से संबंधित है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। रिहंद बांध से कि हीराकुंड बांध से कि भांगड़ा नांगल बांध से कि नरौरा बांध से। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो भी विद्यार्थी कमेंट किए कि सर ऑप्शन सी भाखड़ा नागल बांध से, आपका चला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं मालूम था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सागर कृत्रिम जलाशय कई बार पूछा गया, इस साल भी सीधे सीधे आएगा एग्जाम में, तो भाखड़ा नांगल बांध 32 का ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस कहां पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन सही कि कोयला के साथ, कि खनिज तेल के साथ, कि चूना पत्थर के साथ। क्या आपको सही आंसर लग रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो आप जानते हैं प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाया जाता है, तो जो भी चला ऑप्शन सी कमेंट किए हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है रेल वर्कशॉप कहां स्थित है। रेल वर्कशॉप जो है कहां स्थित है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। जल्दी जल्दी, कोई इधर उधर की बात नहीं, कमेंट में जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़े, पूरे 80 प्रश्न को समाप्त कर देना है। कम समय में मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व करने की आदत लगाइए, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल कम समय है। तो रेल वर्कशॉप कहां स्थित है, जमालपुर है कि भागलपुर की मुंगेर की पटना। क्या होगा 34 का सही आंसर, सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको लाइव चैट में आंसर देना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं टेलीग्राम का, वहां पे ज्वाइन हो जाएगा, तो कोई भी क्लास लाइव करने से पहले वहां पे अपडेट भेज दिया जाता है, ताकि वहां से आकर आप यहां पे आंसर दे पाए। तो वहां से टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। रेल वर्कशॉप कहां स्थित है सर, तो 34 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी आंसर कमेंट कर दिए, ऑप्शन ए जमालपुर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। रेल वर्कशॉप कहां है, तो जमालपुर। 35 नंबर प्रश्न कई बार पूछा गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 2023 बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। कह रहा है पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। किस राज्य में, जो ऑप्शन है उसमें किसमें सबसे ज्यादा पक्की सड़क की लंबाई है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है आपसे। जल्दी से सही सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो पक्की सड़क की लंबाई आप जानते हैं महाराष्ट्र में ज्यादा है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट किए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहा है। कह रहा है ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। किसी भी, ये देखिए इकोनॉमिक्स से उपभोक्ता वाला जो चैप्टर है उसी से है, कि ISI का प्रतीक हमारी रक्षा किससे करता है, नकली और गैर मानक उत्पादों से, कि विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, घटिया वस्तुओं से, उपयुक्त सभी। तो 36 का सही आंसर देखते देखते ऑप्शन ए कर देना है, नकली और गैर मानक उत्पादों से रक्षा करता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 36 का। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पे है, तो कहिएगा सर महात्मा गांधी। इसी तो मनरेगा कर दिया गया, एम से क्या होता है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 37 का। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया। सोचिए सभी प्रश्न कई बार पूछा गया, इस साल सीधे सीधे प्रश्न आएगा। कह रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया, तो आप जानते हैं आय कर को, बिल्कुल सही, इनकम टैक्स। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर होता है। ये आपका उत्पाद कर, सेल टैक्स, बिक्री कर, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 38 का। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है। कौन प्राथमिक क्षेत्र है, किसे प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, कि औद्योगिक क्षेत्र को, कि कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र। तो रट जाइए, आज से कोई प्रश्न आ गया गलत नहीं करना है। कृषि क्षेत्र का मतलब प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र। बढ़ते हैं सर 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कृषि सुखाड़ होता है।
कृषि सुखाड़ क्यों होता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। कह रहा है ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए 40 का सही आंसर क्या होगा। जल के अभाव में, कि मिट्टी के नमी के अभाव में, कि मिट्टी के अवक्षय के कारण, कि मिट्टी के लवणता के कारण। तो कृषि सुखाड़ आप पढ़े होंगे कि मिट्टी के नमी के अभाव में होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 40 का। एग्जाम में आपको 40 प्रश्न का ही सही उत्तर देना है, बाकी 80 में से कोई भी 40 आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा 80 का 80 चर्चा कर लेंगे ताकि इससे कोई भी प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है। जितना ही ज्यादा आप प्रश्न याद करके जाएंगे एग्जाम में, एक तो उतना ही कम समय लगेगा। अगर सोचिए सभी प्रश्न यहाँ पे याद आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको आंसर देने में कोई भी समय नहीं लगेगा। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, आपको यही बताना है। 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे। ये भी प्रश्न बहुत वीवीआई, मैं बोल रहा हूँ इसमें सिर्फ वीवीआई प्रश्न ही सेट किया गया है ताकि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न टकराए और आपको एक सोशल साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आना है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 41 का, उत्तरी बिहार। आगे बढ़ेंगे गुरुजी 42 नंबर प्रश्न। इनमें कौन मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा की, आतंकवाद की, युद्ध की, इनमें से सभी कौन मानव जनित आपदा है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो सर इसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। पहले काफी आसान प्रश्न है, मानव जनित आपदा। अगर ये सब प्रश्न तो आपको खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ कर पहले बनाना है प्रश्न पत्र में, क्योंकि इससे आसान प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। आप जानते हैं सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, युद्ध इनमें से सभी है, तो इसलिए मानव जनित आपदा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 43 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है आपसे कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। ऑप्शन है आपके कि राजस्थान में, कि कर्नाटक में, कि महाराष्ट्र में, कि तमिलनाडु में। जल्दी से 43 लिखकर और ABCD जो भी आपको लग रहा है सही आंसर कमेंट करेंगे। तो नहीं मालूम था तो कोई चिंता की बात नहीं, याद रखेंगे महाराष्ट्र में। डेक्कन ओडिसी कहां चलता है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही आंसर रख लेना है आपको। 44 नंबर प्रश्न। भारत का पहला नगर निगम कहां बना, का पहला नगर निगम कहां बना, काफी वीवीआई प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था तो राजस्थान के नागौर जिला से, उसी तरह कह रहा है पहला नगर निगम कहां बना था, तो मद्रास, चेन्नई में। अगर पॉलिटिकल साइंस आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम था तो याद करेंगे, ऑप्शन भी सही आंसर है। 45 नंबर प्रश्न। कह रहा है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं सर, तो ऑप्शन ए पे दिया है तो इसलिए इसको सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 46 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, पूरा 80 में 80 समाप्त कर देना है। 80 प्रश्न आप याद कर लेंगे, 100% गेस्ट पेपर है, यहाँ से खूब प्रश्न आएगा और अंत में आपको बताना है कि 80 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, विनिमय का, लेन देन का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, वस्तु है, कि चेक है, कि मुद्रा है, की हुंडी है। तो आप जानते हैं विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा, मनी है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप हम लोग पढ़ते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी कठिनाई था, काफी दोस्त था, उसको दूर कर दिया मुद्रा का आविष्कार, तो इसलिए मुद्रा सही आंसर कर देंगे, ऑप्शन सी। 47 नंबर प्रश्न। मुद्रा का कार्य है, देखिए सभी वीवीआई प्रश्न आज के मॉडल पेपर में आपको मिल गया, पूरा SST का रिवीजन भी हो गया और इतना प्रश्न आप वीवीआई याद रखेंगे, एग्जाम में कोई इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। मुद्रा का कार्य क्या है, तो मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, विलंबित भुगतान सभी है, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी इसीलिए दिया गया था, यही सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे इनमें से सभी। बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न। कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, जल्दी से बताइए कि किस संविधान संशोधन से, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि किस संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 72वां संविधान संशोधन की, 73वां की, 74वां की, 75वां, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 48 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी करें कि गुरुजी 73वां आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न की। कह रहा है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुआ, ऊपर पूछा था किस दशक में शुरू हुआ भूमंडलीकरण, अब कह रहा है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो है इसकी प्रक्रिया कब शुरू हुआ, 1991 में, कि 1980 में, कि 1922 में, कि 1996 में। प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न। कह रहा है भारत में
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से देखिएगा, मार्च वाला कमेंट नहीं करना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता, लेकिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, लेकिन कहां पे? भारत में कब मनाया जाता है? तो नहीं मालूम था, चिंता की कोई बात नहीं, याद कर लीजिए आज से। ऑप्शन डी 24 दिसंबर। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी अभी तक ऊपर से सही सही आंसर देते आ रहे हैं, 50 तक, पूरा 80 प्रश्न लोग समाप्त कर देते हैं क्या? और मॉडल पेपर का आपका अभ्यास हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग, अगर आपका डिमांड आता है तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी सीख लेंगे। सभी गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिससे सीधे सीधे प्रश्न टकराएंगे। तो आपको क्या करना है कि 80 तक बने रहिए, एक एक प्रश्न को याद कीजिए, और बिहार टॉपर सीरीज के जो भी क्लासेज आया, सभी क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से सभी विषय का गेस प्रश्न आप याद कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेज आपके लिए चल रहा है, आपको याद करना है और शानदार रिजल्ट लेकर आना है। 51 नंबर प्रश्न, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव, तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, 2019 में ना हुआ था? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में। 52 नंबर प्रश्न करे, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का स्थापना कब हुआ? पंचायती राज की स्थापना भारत में राष्ट्रीय स्तर पे कब कर दिया गया? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1959, याद रखेंगे सर, ऑप्शन ए। सब रटते चलिए, प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आएगा। करे, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? लोकतांत्रिक सुधार का सूचक इसमें से कौन सा कदम है? अशिक्षा की, बेरोजगारी की, असमानता की, पंचायती राज? तो आप जानते हैं पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक सुधार का सबसे अच्छा कदम माना जाता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 53 का। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न, करें आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता सीधे सीधे चुनाव में भाग लेता है और आपके संचालन में, वहां के शासन प्रशासन के संचालन में भाग लेता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे भारत में, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हम लोग पे शासन करते हैं। लेकिन वर्तमान में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं पे नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है, कुछ दिखाई देता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 54 का। आप जानते हैं इसमें वर्तमान जो एरा चल रहा है, इसमें सब किसी को एक जगह खड़ा करा के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि एक चुनाव हुआ, मान लीजिए 2 आदमी लड़ रहा है, तो सभी वहां के नागरिक खड़ा होंगे और हाथ उठा के बताएंगे किससे हम सपोर्ट करते हैं। इसमें काफी दिक्कत है, एक तो जो हारेगा उसको पता चल गया कि हाँ इसने मुझे वोट नहीं दिया, तो उससे बदला भी ले सकता है। दूसरा कि इस समय आप जानते हैं बड़ा बड़ा राज्य हो रहा है, तो पूरा राज्य के लोग को एक जगह पर इकट्ठा करना संभव नहीं है, तो इसलिए अब सब जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही चल रहा है। लेकिन स्विट्जरलैंड में इसका उदाहरण देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, काफी बउआ टाइप प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर दीजिए 55 का, सभी विद्यार्थी सही सही, इसका सही आंसर क्या होगा? 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर, काफी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट किए हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आप जानते हैं पहले 7 था, लेकिन अब एक बढ़ाया गया लद्दाख, तो 8 हो गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 56 नंबर प्रश्न, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? तो बिहार में मैं अभी ऊपर बता रहा था, इसमें आपका ध्यान होगा तो बिल्कुल सही से आंसर कमेंट करेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो इसलिए तो ऑप्शन डी दिया इनमें से सभी, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए। 80 में 80 प्रश्न हम लोग आज समाप्त करेंगे, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 80 में से कुल कितना प्रश्न आपने सही किया। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए, और कोई भी क्लास छूटा है बिहार टॉपर सीरीज का तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सभी चीज का अपडेट आपको दिया जाता है कि कौन सा क्लासेस आपके लिए कब कंडक्ट किया जा रहा है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, यही प्रश्न पूछा जा रहा है सर, तो 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 78। 58 नंबर प्रश्न का देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे पहले सही आंसर दे पाता है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होता है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पे कैसा होता है? मजबूत होता है कि ढीला होता है कि अति मजबूत की कठोर? का सही आंसर है ऑप्शन बी। जब जानते हैं गठबंधन का सरकार है तो उसको हर दल को मिला के चलना पड़ता है, नहीं तो एक भी दल अपना वोट खींच गया तो सरकार टूट जाएगा, इसीलिए इस गठबंधन का सरकार का पकड़ जो है प्रशासन पे ढीला होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रश्न यही पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद, डी है उपराष्ट्रपति। तो आप जानते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर प्रश्न करे भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए। योजना आयोग जो अब बंद हो चुका है, जिसका स्थान पे नीति आयोग का संचालन हो रहा है, वहीं पूछ रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो आप जानते हैं योजना आयोग या नीति आयोग इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो पद पे रहेंगे प्रधानमंत्री के, अर्थात कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे वर्तमान में पूछे कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन रहेगा वहीं आपको सही आंसर करना पड़ेगा। और उसमें कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर है। 61 नंबर प्रश्न करा किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शंस आपके सामने है, असम में, की राजस्थान की, बिहार की, तमिलनाडु। जल्दी से आंसर दीजिए 61 का। काफी विद्यार्थी अभी 60 पे है, 60 का आ गया, ऑप्शन सी यहाँ पे भी सही था, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न, जल्दी से आंसर दीजिए। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है सर, तो असम में, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न करा रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है, तो रेशम उद्योग, बउआ टाइप प्रश्न है, भागलपुर, याद रखेंगे भागलपुर, रेशम उद्योग जैसे ही आएगा भागलपुर को सही आंसर कर देना है। 63 नंबर प्रश्न बिहार में सबसे कम वर्षा, देखिए अधिक नहीं पूछ रहा है, सबसे कम वर्षा कहां होता है, किस जिला में, जल्दी से आंसर दीजिए सभी विद्यार्थीगण कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी तूफान लाल की तरह तूफान मचाते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए कि सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है बिहार के, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो बक्सर जिला, याद रखेंगे ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 64 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइए कि इसमें से चारों में से कौन दलित पैंथर के कार्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दलित सेना का गठन, तो यही नहीं है, बाकी दलित पैंथर के कार्यक्रम में जाति प्रथा का उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति, ये पूरा है। आप दलित पैंथर का पूरा पॉलिटिकल साइंस में दिया, इसके बारे में आप पढ़े होंगे, तो ये तीनों है। तो कौन नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न कह रहे हैं भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, इसे सही आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। 65 का सही आंसर क्या होगा कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था, तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 1977 में बना था। ऑप्शन बी जनता पार्टी का सरकार था, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना था, तो जनता पार्टी की सरकार, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न करा किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन हुआ था। देखिए अभी मैंने ऊपर बता दिया, वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया कि किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार, जो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार था, बना था, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न भारत की राजधानी, बउआ टाइप प्रश्न है, नई दिल्ली, ऑप्शन सी। इसमें आपको क्या समय लेना है, 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न आपको ऐसे ऐसे प्रश्न इजी टाइप प्रश्न एग्जाम में सबसे पहले सॉल्व करना है, तो 67 का हो गया ऑप्शन सी। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व में के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, विश्व के किस हिस्सा में 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे सर बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी। चलिए काफी चला, मैं देख रहा हूं सही से आंसर दे रहे हैं शुरू से अभी तक, तो अंत तक बने रहिए। 80 में से आपको 80 सही करके जाना है। कह रहे भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे भारत के पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी और कौन सा राज्य है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन के अनुसार यही सही है, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, ध्यान से देखिए कौन सा घटक है आर्थिक आधारभूत संरचना का, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो वित्त है, बिल्कुल बिना वित्त का होगा नहीं, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, किस सन ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने 1990 में, कि 1848 में, कि 1871 में, कि 1870 में, जल्दी से बताइए 71 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी जो भी लगता है सही आंसर कमेंट करेंगे, तो जो भी विद्यार्थी कमेंट किए ऑप्शन सी 1871 में, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, रट जाइए ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 72 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है,
तो आप जानते हैं व्यक्ति अर्थात कि पर कैपिटा इनकम हमारे रहन सहन को प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारा अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छा है तो हमारा रहन सहन अच्छा होगा, अगर प्रति व्यक्ति आय खराब है तो रहन सहन पे जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन सी 72 का सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। ये प्रश्न भी अनेकों बार पूछा गया था। देखिए हरित क्रांति आप जानते हैं कृषि उत्पाद से संबंधित था, और कृषि उत्पाद मतलब कृषि क्षेत्र का विषय आ गया, कृषि क्षेत्र पशुपालन, तो ये किस क्षेत्र का हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर, आपको समझना है। सर नहीं, आपको सही आंसर याद रखना है कि हरित क्रांति चूंकि कृषि क्षेत्र से संबंधित था, जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो यही सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 74 नंबर प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था। सर गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी चंपारण में। ऊपर भी हम लोग चर्चा किए थे, कहां किए थे, चंपारण में। 75 नंबर प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, आपसे यही पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात कि 1925 की, 1920 की, 1930 की, 1922। क्या सही आंसर होगा 75 का, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 1920 में AITUC की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। काफी वीवीआई प्रश्न है कि बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। जल्दी से सही आंसर दीजिए, पुनपुन की, कोसी की, सोन की, गंडक की। तो आप जानते हैं 76 का सही आंसर ऑप्शन सी है सोन नदी की। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। और नर्मदा नदी की भी उत्पत्ति कहां से हुआ है, अमरकंटक से। तो नर्मदा ऑप्शन होता तो वही सही करते, लेकिन सोन सही आंसर है। 77 नंबर प्रश्न कह रहे भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। सभी गेस प्रश्न आपके आज के क्लास में कवर हो गया, इतना याद कर लेंगे, यहां से काफी प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र पूछ रहा है सर, तो ऑप्शन डी उत्तर रेलवे क्षेत्र बिल्कुल सही, यही सही आंसर है। 78 नंबर प्रश्न और महत्वपूर्ण है, कह रहा है सिंहली किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। जल्दी से बताइए सिंहली जो है किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि श्रीलंका का है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 78 का। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया, आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताइए पृथक राज्य का दर्जा बिहार को कब मिला था। तो 1912 में जब हम लोग उड़ीसा से अलग हुए थे। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 79 का। 80 नंबर प्रश्न है आधुनिक शहर सबसे पहले कहां बसना शुरू हुए थे, तो इंग्लैंड में, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताएंगे सभी विद्यार्थी के 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। उसके साथ साथ अगला क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हैं भी आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, लेकिन अभी जरूर बताइएगा कि 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। बिहार टॉपर सीरीज का कोई भी क्लास छूटा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे फिर कल शाम में तो किसी और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिएगा, सभी प्रश्न का रिवीजन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से सभी क्लास देखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।